जियोग्राफी के लेक्चर 2 और चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में। देखो क्वेश्चन तो आता ही है, आपको कैसा भी कहे, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सौर मंडल और ब्रह्मांड से, ठीक है, क्लियर। तो देखो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सौर मंडल एवं ब्रह्मांड। ठीक, तो ब्रह्मांड है क्या, ये आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, ब्रह्मांड है क्या, यह आपको पहले जानना है। तो ब्रह्मांड को हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हो, क्या कहते हो, यूनिवर्स कहते हो कि नहीं कहते हो इंग्लिश में। इसको ना कॉस्मॉस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉस्मॉस। क्या कहा जाता है, कॉस्मॉस। और कॉस्मॉस जो वर्ड है एक्चुअल में बना है कॉस्मिक से। कॉस्मिक का अर्थ होता है सुव्यवस्था। क्या होता है, सुव्यवस्था। तो पृथ्वी के परितः, पृथ्वी के चारों ओर, है ना, जो आपको चतुर्दिशिक सुव्यवस्थित विस्तार देखने को मिलता है वही ब्रह्मांड है ना, क्या है, ब्रह्मांड है। ठीक है, अब देखो जो, और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, मैंने तुमको बताया है, लॉजी माने क्या होता है, अध्ययन। तो यहाँ पर देखो कॉस्मो में क्या जोड़ दिए, लॉजी जोड़ दिए। तो कॉस्मोलॉजी माने ब्रह्मांड का अध्ययन। क्या, ब्रह्मांड का अध्ययन। ये वर्ड किसने दिया था, क्रिश्चियन वुल्फ ने। क्रिश्चियन वुल्फ, किसने, क्रिश्चियन वुल्फ ने यह वर्ड दिया था, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, समझ में आया, ब्रह्मांड का अध्ययन। अब देखो ब्रह्मांड में होता क्या है, क्या होते हैं इसके अंतर्गत। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत होता है आकाश गंगा, होते कि नहीं होते, आकाश गंगा। और क्या होता है, स्पेस होता है ना, स्पेस, अंतरिक्ष। आकाश गंगा में और क्या देखने को मिलता है तुमको, आकाश गंगा में आपको क्या देखने को मिलता है, सौर मंडल देखने को मिलता है। और सौर मंडल में आपको क्या देखने को मिलते हैं, ग्रह, है ना, तारे, है ना, उपग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इसके अलावा धूमकेतु, कॉमेट्स, धूमकेतु, उल्कापिंड, ठीक है। ये सभी चीजें आपको सौरमंडल के अंदर देखने को मिलती हैं। अब देखो ये आपको समझ में आया बेसिक कि ब्रह्मांड कैसे बनता है, आकाशगंगा। आकाशगंगा माने इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं, आकाशगंगा को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, है ना, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, है ना, सोलर सिस्टम, है ना, ठीक है, समझ में आया। और उसके अंदर प्लैनेट्स और स्टार्स होते हैं। अब एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश यहां से करते हैं। देखो पहले मैं बोला ना कि लोगों को ऐसे पता नहीं था कि चीजें हैं क्या, खासकर किनको नहीं पता था, खासकर पश्चिमी दार्शनिकों या पश्चिम के लोगों को पता नहीं था कि चीजें हैं क्या। तो वो धार्मिक मत रखते थे। तो एक थ्योरी है, बोलते हैं जिसे भू केंद्रीय सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं जियो सेंट्रिक थ्योरी। जब जब यह वर्ड आएगा, इस वर्ड का नाम पहले मैं तुमको बोला हूं, जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, भूमि, है ना, भू, धरा। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी है क्या, भू केंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में इसे, भू केंद्रीय सिद्धांत, भू केंद्रीय सिद्धांत। यह दिया किसने, क्लॉडियस टालमी ने। किसने दिया, क्लॉडियस टालमी ने। किसने दिया, क्लॉडियस टालमी ने। अब देखो ये है क्या थ्योरी, पहले मैं बोला ना कि लोगों को पता नहीं था, वो सोचते थे कि हम ही है इस पूरे ब्रह्मांड में। अब ये क्या है, टालमी महोदय यहाँ पृथ्वी पर खड़ा है, उसको लगा अंतरिक्ष, ये तारे यहाँ पर चल रहे हैं, सूर्य उसको लगता था पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूब जाता है ना, पृथ्वी क्या है, स्टेबल है ना, स्थिर है, ये सोचता था कौन, टालमी महोदय। ठीक है, तो
उसने बोला कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। ठीक है, तो ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है किसने कहा? क्लॉडियस टॉल्मी ने। तो जो परिभाषा कहती है कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है और चांद तारे इसका चक्कर लगा रहे हैं, है ना, ये किसने कहा? क्लॉडियस टॉल्मी ने कहा। फिर हमारे आते हैं निकोलस कॉपरनिकस। कॉपरनिकस आते हैं, निकोलस कॉपरनिकस, और कहते हैं अरे बेवकूफ, है ना, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड केंद्र में पृथ्वी नहीं है। ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? यानी हमारे सौर मंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य है ना, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है हमारा कौन? पृथ्वी, है ना। कौन लगा रहा है? पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। अब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कौन? चंद्रमा, मून चक्कर लगा रहा है। समझ में आ रहा है बात? किसने कहा? कॉपरनिकस ने कहा। तो इस थ्योरी को कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्यों हेलियोसेंट्रिक थ्योरी? क्योंकि हेल माने होता है सूर्य, है ना, किसका? नर्क का देवता, जो ग्रीक माइथोलॉजी है ना, उसमें नर्क का देवता कौन है? सन है। तो सूर्य को जो सिद्धांत ब्रह्मांड के केंद्र में रखता है उसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, क्या बोलते हैं हिंदी में? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? निकोलस कॉपरनिकस ने। लेकिन आपको इस एक और अच्छी बात बताऊं, ये इन लोग तो बाद में जानेंगे। इसने बताया ना उसके 1000 साल पहले, इसने करीब कब बताया पता है? 1534 ईस्वी में। किसने? कॉपरनिकस ने। हमारे विद्वान वराह मिहिर जो थे, है ना, 5वीं सदी में ही इन्होंने बता दिया था, 1000 ईसा पूर्व ही बता दिया था इसके, कि क्या ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूर्य है। ये वराह मिहिर ने 1000 पूर्व ही बता दिया था। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, तो जहां वराह मिहिर ऑप्शन में हो वहां पर वराह मिहिर बताएंगे आप। किसने पहली बार बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है? किसने बताया? और यहाँ पर ब्रह्मांड से आसे सौर मंडल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो थ्योरीज आपको समझ में आई। अब चलिए एक एक करके हम इन आकाश गंगा को पढ़ते हैं। आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है, जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो उसको भी देखेंगे हम। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले है देखो, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं तुमको। देखो, जब ब्रह्मा आकाशगंगा बनती रहती है ना, तो सबसे पहले बनता है नेबुला। क्या बनता है? नेबुला। क्या बनता है? नेबुला। नेबुला माने निहारिका कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? निहारिका। निहारिका एक्चुअल में है क्या? ये ना धूल और गैस के बादल है। क्या है? धूल व गैस के बादल। अब तुम बोलोगे सर ये धूल और गैस के बादल, बेसिकली सभी के सभी प्लैनेट्स और जितनी भी चीजें हैं वो या तो ठोस चीजों से बनी है या तो गैस से बनी है। आप चाहो तो देख भी सकते हो। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, जो आपके जितने भी धरती जिनमें मौजूद है, ठोस जिनकी सतह, वो मंगल तक सीमित है। बुध, है ना, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह जो हैं, ये इनकी सतह ठोस है। जबकि आप इसके आगे अगर जाओगे, कौन कौन सा ग्रह? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब गैसियस प्लैनेट है। किससे बने हैं? गैस से बने हैं। तो ब्रह्मांड धूल व गैस का बादल था पहले। ये धूल और गैस के बादल धीरे धीरे क्या होने लग गए, है ना, ये कुहासा था एक्चुअल में। नेबुला का अर्थ और एक्चुअल देखोगे तो क्या होता है? कुहासा होता है। क्या होता है? कुहासा। ठीक है, तो धूल और गैस का कुहासा हो गया। अब ये धूल और गैस तेजी से घूमने लगे, एकदम तेजी से ऐसे ऐसे चक्कर लगाने लगे। चक्कर लगाने लग गए, है ना, तो इनमें घर्षण उत्पन्न हुआ। घर्षण उत्पन्न होने से अपार ऊर्जा मुक्त हुई, और अपार ऊर्जा उत्पन्न हुई, और ये
इनमें क्या हुआ, चुंबकत्व उत्पन्न हुआ। चुंबकत्व उत्पन्न हुआ तो ये क्या हो गए, संघनित हो गए, है ना। तो जहां पर अब बहुत बड़ा एरिया है, जहां पर संघनन क्रिया हुई तो वहां पर ऐसे करके पिंड बनने लग गए। जो ज्यादा, जहां हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन जहां पर मिला वो तारा बन गया। नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई जहां पर है ना, ये ठीक है। तो हाइड्रोजन से क्या बनने लग गया, हीलियम बनने लग गया। ताप की संलयन की क्रिया हुई तारों में। कई जगह चीजें जैसे लोहा निकल मिला, है ना, वहां पर कोर बनने लग गया। तो ऐसे करके ग्रहों का निर्माण हुआ। और जब ये बहुत बड़े छल्ले के रूप में इस तरह बनते गए अलग 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 अलग, तो इससे क्या का निर्माण हुआ, ये देखो अलग अलग जगह बनेंगे। इससे किसका निर्माण हुआ, नेबुला से किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, आकाशगंगा का निर्माण होता है। गैलेक्सीज का निर्माण होता है, किससे, गैलेक्सी का। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब क्वेश्चन तुमको पूछता है कि नर्सरी ऑफ स्टार किसे कहते हैं। टॉपिक पर आते हैं, नर्सरी ऑफ स्टार, है ना। नर्सरी मैंने समझते हो, है ना, जन्म स्थान। तारों का जन्म स्थान किसे कहा जाता है, तो नेबुला को कहा जाता है, निहार का। क्योंकि पहले धूल और गैस के बादल ही होते, संघनित होते हैं, तब जाके आकाशगंगा बनते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब बात करें, अच्छा एक बेबी बूम नामक नेबुला है, बेबी बूम। ये सबसे ज्यादा तो यहाँ पर तारे बनते हैं बेबी बूम नाम। लेकिन ये आपका काम का नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। मैं डायरेक्ट चलता हूँ गैलेक्सी पर। गैलेक्सी अर्थात आकाशगंगा। आकाशगंगा, अब यहाँ से क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया आकाशगंगा क्या है। अब आकाशगंगा से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे है। क्या है, मिल्की वे है। मंदाकिनी कहते हैं इसे। ठीक है, हमारी वाली आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है, मिल्की वे है। हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला भी कहते हैं, दुग्ध मेखला। क्योंकि एकदम आपको कैसे दिखाई देगी आकाशगंगा, हमारे आकाशगंगा को देखेंगे दूध की धारा की तरह दिखाई देगी। ठीक है, इसी दूध की धारा की ओरियन भुजा में, कौन सा, ओरियन भुजा, है ना, एक भुजा है ओरियन, है ना। इसी ओरियन भुजा में, है ना, हम स्थित हैं। किसमें, ओरियन भुजा में स्थित है हमारा कौन, सौर मंडल, है ना। को तो पूछेगा कौन सी भुजा, थर्ड नंबर की भुजा है हमारे आकाशगंगा की, ओरियन भुजा, जिसमें हमारा कौन, सौर मंडल स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है ना। तो कैसा है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, दंड सज्जित सर्पिलाकार। अब हिंदी में इसे क्या कहेंगे, दंड सज्जित सर्पिलाकार को क्या कहते हो, है ना, है ना, स्पाइरल टाइप का। कैसा है, स्पाइरल है, इस तरीके का है। स्पाइरल कैसे होता है, ऐसे होता है ना। तो दंड सज्जित सर्पिलाकार है और तस्तरी के समान चपटी है ये, तस्तरी की तरह चपटी है। कौन, हमारी आकाशगंगा तस्तरी के समान चपटी है। कौन, हमारी आकाशगंगा। समझ में आ रहा बात। तो तस्तरी के समान चपटी है हमारी आकाशगंगा, स्फीरिकल शेप में है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, दंड सज्जित सर्पिलाकार। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है हमारी आकाशगंगा ठीक है, पड़ोस की, पड़ोसी कौन है इसकी, इसके बाद कौन सी आकाशगंगा सबसे पास में है, तो उसका नाम है देवयानी। क्या नाम है, देवयानी। क्या नाम है, देवयानी। समझ में आ रहा बात। क्लियर। तो हमारी पड़ोस की आकाशगंगा का नाम क्या है, देवयानी, है ना। तो देवरानी जेठानी समझ लो, है ना। सबसे करीब कौन होती है, दोनों देवरानी जेठानी करीब होती हैं।
चारी चुगली करना हो घर में, है ना, तो देवरानी जेठानी करेंगे। तो भैया पड़ोसी कौन है आकाशगंगा देवयानी? इंग्लिश में इसे कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, है ना। क्या? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये हमारी पड़ोस की आकाशगंगा है। ठीक है, अब इसका एक्चुअल नेम है NGC 33 भी कहते हैं इसको, है ना। समझ में आया? अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं हमारी आकाशगंगा का, तो ये देखो, ये हमारी आकाशगंगा है। देखो दुग्ध मेखला की तरह दिख रही, स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, कैसी शेप में है? स्फेरिकल शेप में। ये आपको दिख रही है, ये हमारी आकाशगंगा है। ठीक है जी, समझ में आया? क्लियर? अब देखो, यहां तक समझ में आया। अब इस आकाश गंगा के अंदर क्या मिलेंगे आपको? तारे मिलेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इन तारों को हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग रहेगा आपका तारामंडल। ठीक है, तारों के अंदर तारामंडल। ठीक है, तारामंडल। क्वेश्चन आपको पूछता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइए कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स या स्टार ग्रुप्स कितने हैं पृथ्वी पर। डायरेक्ट क्वेश्चन यही कि भैया तारामंडल की संख्या कितनी है ना। तो अब हो गई है 89, है ना, और कहीं पर 88 भी आपको देखने को मिलेगा, तो दोनों सही हैं। ठीक है, तारामंडल की संख्या 89 या 88 आपको दोनों देखने को मिलेगा, है ना। क्लियर? समझ में आया? अब इसी तारामंडल में हम पढ़ते हैं सप्त ऋषि के बारे में। सप्त ऋषि तारामंडल, है ना। अच्छा, तुमको लगता है क्या सप्त ऋषि एक ही है? देखो, सप्त ऋषि तारामंडल 7 तारों का एक समूह है। कितने तारों का? 7 तारों का। लेकिन ये 7 तारे ना दो ठो हैं, दो दो दिखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने देखने को मिलते हैं? 2 देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दो दो बोलते हैं, है ना। एक को बोलते हैं लिटिल बियर, लिटिल बियर, और दूसरा है आपका बिग बियर। ठीक है, लिटिल बियर और बिग बियर। ठीक है, ठीक है, लिटिल बियर और बिग बियर, है ना। यानी बड़ा सप्तऋषि या छोटा सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि और बृहद सप्तऋषि। ठीक है, तो लघु सप्तऋषि किसको कहेंगे? इसको कहेंगे, इसको बोलते हैं उर्सा माइनर। उर्सा माइनर कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछेगा तुमको, उर्सा माइनर और उर्सा मेजर। क्या? उर्सा माइनर और उर्सा मेजर, ये दो तारे दो हैं। ठीक है, अब मैं तुमको बताता हूं कि उर्सा माइनर और उर्सा मेजर है क्या। ठीक है, देखो, ये है आपका, समझ लो, ध्रुव तारा। ठीक है, तो उर्सा जो माइनर है उसके पीछे में है आपका ध्रुव तारा, ये वाला, है ना। ये देखो, ये जो तारा समूह दिख रहा है आपको, है ना, इसको पूरा मिलाकर इसे कहेंगे उर्सा माइनर। क्या कहेंगे? उर्सा माइनर। ठीक है, समझ में आया? तो उर्सा माइनर के पीछे होता है ध्रुव तारा। ठीक है, और उर्सा जो मेजर होता है उसके सामने होता है ध्रुव तारा। ठीक है, उर्सा मेजर। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि मुझको ये बताइए, ये देखो, ये उर्सा मेजर इसके सामने फ्रंट पड़ रहा है और इसके पीछे है।
कौन? उर्सा माइनर के पीछे है ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब मैं इसी ध्रुव तारे की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ये है ध्रुव तारा। याद रखना हमेशा ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के हमेशा उत्तर दिशा की ओर होगा। किधर की होगा? नॉर्थ साइड में होगा, हमेशा नॉर्थ में, है ना? समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पोल स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल स्टार कहते हैं। क्यों कहते हैं ध्रुव तारे को पोल स्टार क्यों कहते हैं, या पोलर स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा किधर की ओर चमकता है? उत्तर की ओर चमकता है। कौन? ध्रुव तारा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी पूछा जाएगा कि ध्रुव तारा किसका हिस्सा है। अब तुम बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, ये मैप क्यों बनाए? तो देखो मैप बनाने का अर्थ यहाँ पर ये था, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 तारे, मैंने बोला 7, 1 2 3 और यह 4 चम्मच की आकृति जो बन रही है यहाँ पर, है ना? तो ध्रुव तारा उर्सा माइनर का हिस्सा है, लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा, ना कि उर्सा मेजर या बिग बियर तारा समूह का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 है ना? ठीक है, तो लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा है कौन? ध्रुव तारा। समझ में आ रहा बात? ठीक है, ध्रुव तारा किस तारा समूह का हिस्सा है? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तो उर्सा माइनर या लिटिल बियर या लिटिल डाइपर तारा समूह का हिस्सा है कौन? आपका ध्रुव तारा। क्लियर? समझ में आया? डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा। और ध्रुव तारा हमेशा किस ओर दिखाई देता है? किस ओर दिखाई देता है? उत्तर की ओर दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है कि देखो जब ये सूर्य होता है ना, और सूर्य के परितः जब पृथ्वी चक्कर लगाते रहती है ना? ये देखो भाई, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये तारे भी ना, इनका जो एंगल जो पृथ्वी से बनता है वो हमेशा एक दिशा की ओर होता है, एक ही दिशा की ओर, है ना? ठीक है, ये आप थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, इस पर मत जाओ, है ना? बस इतना ध्यान रखो कि हमेशा हमेशा ये पृथ्वी का ऐसा कोण रहता है कि हमेशा ही उत्तर दिशा की ओर ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक, तो और भी आपको तारा समूह और नाम है, कई तारा समूह देखने को मिलते हैं, जैसे हंटर तारा समूह, तो देखे हो ना, पढ़ते थे ना कि ये ऐसी आकृति होती थी ये, और यहाँ पर आपको धनुष दिखता था ऐसे करके। ठीक है, ये ये ठीक है, और ऐसे धनुष की आकृति देखती थी, इसको बोलते हैं ओरियन या हंटर स्टार। उसके बाद हाइड्रा स्टार देखते थे आप। तो ये कुछ प्रमुख क्या है, तारामंडल है। फिर बात करते हैं हम तारामंडल को ही करेंगे यहाँ पर, उसका नेक्स्ट हम वीडियो अगले दिन करेंगे, आज केवल यहीं तक चलेंगे। दूसरा होता है राशि या नक्षत्र। ये क्या होते हैं? राशि या नक्षत्र। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट मैं बता देता हूं कि बताइए राशि क्या है? कितनी राशियां होती है? तो 12 राशि होती है। कितनी राशि होती है? 12। क्यों? क्योंकि सूर्य जब चलता है ना, तो 12 माह में 12 राशि से होकर गुजरता है ना? क्या 12 राशियों से होकर गुजरता है ना? 12 महीने में कितनी 12 तारा समूहों से गुजरता है। तो अलग अलग तारा समूहों को अलग अलग नाम दिया गया है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? 12 राशियां कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी एक राशि में कितने दिन रहता है? 30 दिन रहता है। कितने दिन रहता है? 30 दिन। जबकि नक्षत्रों की संख्या कितनी है क्वेश्चन पूछता है, तो 27 है। 28वां नक्षत्र है अभिजीत। कौन सा है? अभिजीत। ठीक है, और एक्चुअल में आंसर लेना हो तो 89 लेना है ना, ये ध्यान रखना। ये वाला तारामंडल की संख्या 89 और नक्षत्रों की संख्या 27। 28वां नक्षत्र अभिजीत, ये परिकल्पना की गई है भारतीय मनीषियों के द्वारा। ठीक है, याद है ना 12 राशि कौन कौन सी हैं? मेष, मीन, कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक, है ना, तुला, है ना, कन्या, सिंह, कर्क, मिथुन, वृषभ, है ना, मेष, ये सब क्या है? राशियां हैं। समझ में आ रहा है बात? चलो, हो गया, यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, अब तारा खत्म ही करेंगे। अब भैया तारा और राशि तो हम लोग देख लिए,
क्वेश्चन तुमको पूछेगा 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ध्रुव तारक हमेशा किस ओर होता है, तो नॉर्थ की ओर होता है। पोल स्टार किसको कहते हैं, ध्रुव तारक कहते हैं। किस तारा समूह का हिस्सा है, तो लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा। किस तारा समूह का हिस्सा है, लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा है। कौन, आपका ध्रुव तारा। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए राशियों की संख्या कितनी है, तो 12। नक्षत्रों की संख्या कितनी है, तो 27। और कॉन्स्टलेशंस या ग्रुप ऑफ स्टार्स या तारा मंडल की संख्या कितनी है, तो 89 है। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो इसके बाद एक तुम चलो, अब मैं ना तुमको तारों के बारे में बताता हूं। तारों, तारे, ठीक है, स्टार्स। क्या स्टार्स, स्टार्स जो होते हैं उन वो कैसे बनते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं। तो तारों में ऊर्जा की जो उत्पत्ति होती है, ऊर्जा उत्पत्ति होती है। हमारा सूर्य भी एक तारा है, तो तारों में ऊर्जा की उत्पत्ति किससे होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया से होती है। किससे होती है, नाभिकीय नाभिकीय संलयन की क्रिया से, है ना, नाभिकीय संलयन की क्रिया से। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन की फ्यूजन। फ्यूजन कहते हैं कि फिजन कहते हैं, बताइए, आप ही बताइए, फिजन किसे कहते हैं, फ्यूजन किसे कहते हैं। हुँ? देखो, फ्यूज, फ्यूज होना माने जुड़ना। ठीक है, तो जब क्या हो, दो अणु मिलकर क्या हो, एक दूसरे जब मिले और इससे ऊर्जा विमुक्त हो, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से किसकी उत्पत्ति होती, ऊर्जा की उत्पत्ति होती, किनमें, तारों में, है ना, इस इनमें, तारों में। ठीक है, और फिजन माने नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन से हम धरती पर परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना। अब यहां से क्वेश्चन आएगा तारों के जीवन चक्र से। ठीक है, तो आगे मैं तुमको यहां से तारों का जीवन चक्र बता रहा हूं। तुमको पता चल गया ना, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो तारों का जीवन चक्र, जीवन चक्र। देखो सबसे पहले ना तारा क्या होता है, एक इस तरीके का घूर्णनशील वो होता है। इसको बोलते हैं आदि तारा या प्रोटोस्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, आदि तारा या प्रोटोस्टार। क्या कहते हैं, प्रोटोस्टार। ठीक है, क्या कहेंगे, आदि तारा या प्रोटोस्टार। ठीक है, समझ में आया, आदि तारा या प्रोटोस्टार। अब यह तारा या तो एक छोटा तारा बनेगा या तो बहुत बड़ा तारा बनेगा। जब अगर बड़ा बना तो क्या कहेंगे, इसको ड्वार्फ स्टार कहेंगे, और बड़ा बना तो जाइंट स्टार कहेंगे, है ना। अब देखो तुमको इतना सब बताने में दो चीजें हैं। जब तारा, एक चीज याद रखना, तारा जब युवा हो, क्या हो, युवा हो, तो सफेद दिखाई देता है या नीला दिखाई देता है आपको, है ना, सफेद या नीला दिखाई देता है। जब थोड़ा प्रौढ़ होता है तो नारंगी रंग का दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, नारंगी रंग का, है ना, ऑरेंजिस दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रौढ़ हो गया, है ना, थोड़ा सा उम्र इसकी बढ़ गई, है ना। ठीक है, और जब यह लाल कलर का दिखाई देगा तारा, है ना, क्या दिखाई देगा, लाल कलर का, तो इसका मतलब वो क्या हो चुका है, वृद्ध हो चुका है पूरी तरह से। ये प्रौढ़ माने मैच्योर हो चुका है ना, और ये ओल्ड हो चुका है, वृद्ध माने ओल्ड हो चुका है। तो तारा या तो बड़ा बनेगा या तो छोटा बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात।
तो क्वेश्चन यहां से पूछता है कि तारों का रंग, है ना, तारों का रंग किसका द्योतक होता है? उसकी उष्मा का, उसकी आयु का, ठीक है, समझना बात को। तारों का रंग किसका द्योतक होता है? उसके ताप का, उसकी उष्मा का, उसके आयु का, कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, तारों का रंग उसकी उष्मा का द्योतक होता है। किसका द्योतक होता है? उष्मा का। जिस तारे में जितनी ज्यादा उष्मा, वैसा उसका रंग। ठीक है, आप एक उदाहरण के तौर पे देखना, कभी आप देखे हैं कि गैस चालू करते हो तो ब्लू कलर की लाइट दिखती है ना, या जब किसी भी चीज को जलाते हो तो नीली कलर की लाइट आपको देखने को मिलती है। तो जब ऊर्जा सबसे ज्यादा वो विमुक्त होती है तो सबसे नीली कलर की होती है, फिर वो नारंगी दिखाई देगी, और जब वह खत्म होने की ओर होगी तो लाल कलर की दिखाई देगी। ठीक है, समझ में आया बात? क्लियर? अब देखो, तारों का जीवन चक्र बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करना। एक महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था क्या? एस चंद्रशेखर। क्या था? एस चंद्रशेखर नाम के वैज्ञानिक हुए। इन वैज्ञानिक ने ना, एस चंद्रशेखर जो थे, क्या एस चंद्रशेखर, इन्होंने ना बताया कि भैया दो तीन चीजें हैं। एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं 1.44 ms वाला चंद्रशेखर सीमा। क्या दिया इन्होंने? चंद्रशेखर सीमा दिया। ठीक है, पहला सिद्धांत दिया। और दूसरा सिद्धांत दिया इन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत। क्या दिया? ब्लैक होल का सिद्धांत। कृष्ण छिद्र या कृष्ण विवर सिद्धांत। ये दो सिद्धांत दिए इन्होंने तारों के जीवन से संबंधित। पहला जो सिद्धांत था वो ये कहता है कि अगर कोई क्या है, तारा है, हमारे सूर्य के द्रव्यमान से, किसके? हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कितना गुना है? 1.44 गुना है। कितना है? 1.44 गुना है ना? ठीक है, तो यहां तक अगर इस सीमा तक है तो यह तारा क्या हो जाएगा? एक, किसके बाद? एक नेबुला, एक सुपरनोवा, एक क्या बोलते हैं, एक विस्फोट के बाद, है ना? इसके बाद एक विस्फोट के बाद, है ना? अच्छा, इस सीमा को लीकर सीमा भी कहते हैं, याद रखना, लीकर सीमा भी कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा को लीकर सीमा भी कहते हैं, ध्यान रखना। भौतिकी का नोबेल दिया गया था इसके लिए इनको, है ना, इन सिद्धांत के पीछे। तो ये क्या कहते हैं कि अगर हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना है किसी सूर्य का द्रव्यमान, तो वह एक समय बाद ये लाल वामन तारा जो है, रेड ड्वार्फ स्टार जो है ना, ये एक समय बाद किसमें बदल जाएगा? ब्लैक ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ब्लैक ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा। ठीक है, सॉरी, व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदलेगा पहले। किसमें बदल जाएगा? व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन तारे में बदल जाएगा। ठीक है, कितने गुना है? अगर हमारे सूर्य का 1.44 गुना है तो किसमें बदलेगा? व्हाइट ड्वार्फ स्टार में। और अंततः वो किसमें बदल जाएगा? ब्लैक ड्वार्फ स्टार में। किसमें बदल जाएगा? ब्लैक ड्वार्फ स्टार, काला वामन तारे में, अगर 1.44 गुना है द्रव्यमान उसका। ठीक, क्लियर है ना? यहां तक है, अगर इतना तक है, 1.44 गुना है, तब तब ये वाली स्थिति होगी। अगर इससे ज्यादा हो गया, इससे क्या हो गया? अगर अधिक है, क्या होगा? अधिक है, 1.44 ms से अगर अधिक है ना, तो ये लाल वामन जो लाल तारा था ना, बड़ा सा, ये बड़ा सा ब्लास्ट होगा। इसको बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। क्या होगा? सुपर नोवा। यहाँ क्या होगा? नेबुला होगा। क्या होता है देखो, तारे में ना जब गैस गैस जल जाएगा तो बीच में क्या बचेगा? लोहा और निकिल का कठोर केंद्र बचेगा। और क्या हो जाएगा? अब धीरे से अगर अगर उसमें इतनी ऊर्जा हो कि वो ब्लास्ट हो जाए तो ब्लास्ट जाए, नहीं ब्लास्ट हुआ तो क्या बचेगा? ठंडा पड़ जाएगा भैया, सीधी सी बात है ना? राग बन जाएगा। और अगर उसमें इतनी ऊर्जा है
कि और इतना सकेंद्रण हो जाए केंद्र उसका, है ना, कि ब्लास्ट हो जाए। तो ब्लास्ट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से धूल और गैस के बादल निकलेंगे। तो यहां पर से दो चीजें होंगी, अगर सुपरनोवा विस्फोट हुआ और सूर्य के द्रव्यमान से और बहुत ज्यादा 1.44 गुना से भी ज्यादा है, अगर 3-4 गुना है, तो वह किसमें बदल जाएगा, या तो बदल जाएगा आपका न्यूट्रॉन तारे में। किससे बदल जाएगा, न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा समझ में आ रहा है। इसे पल्सर भी कहते हैं, याद रखना, क्या कहते हैं, पल्सर भी कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर, क्योंकि ये बहुत चमकीला होता है, बहुत तेजी से घूमते रहता है। इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। या तो या बदल जाएगा ब्लैक होल में। किसमें बदल जाएगा, ब्लैक होल में बदल जाएगा, कृष्ण छिद्र में बदल जाएगा। समझ में आया, विस्फोट के बाद, सुपरनोवा विस्फोट के बाद या तो न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा, बहुत तेजी से घूमते हुए, है ना, और चमकीला होगा, न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो, या तो ब्लैक होल में बदल जाएगा। ब्लैक होल वह स्थिति है जब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इतना हाई हो जाए, उसकी ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी माने क्या होता है, गुरुत्व, चुंबकत्व, चुंबकत्व इतना ज्यादा हाई हो जाए कि प्रकाश को भी ये पार ना होके जाने दे, फोटोन कण को अवशोषित कर लेता है। कौन, ब्लैक होल। इतना भयंकर है। देखो अंतरिक्ष को हमने बहुत कम एक्सप्लोर किया है अभी तक, हमने अभी तक अंतरिक्ष जाना नहीं, है ना। ब्लैक होल ऐसी स्थिति है कि उसको आप देख नहीं सकते, तब पता चलता है जब वो किसी चीज को निगल रहा हो ना, तो उसकी आकृति चेंज हो जाती है। ऐसे गोला है और अचानक झुर्रियां पड़ने जैसा ये इसका, ये कैसे बदल जाए, ऐसे बदल जाए, ऐसे करके। तो ये समझ जाना कि उसको ब्लैक होल निगल रहा है। क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ब्लैक होल निकल रहा है। ब्लैक होल को आप ऐसे देख नहीं सकते। ब्लैक होल को देखने के लिए एक्सरेज का प्रयोग किया जाता है, एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लैक होल फोटॉन कणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इतनी क्षमता होती। आप किसी भी वस्तु को ध्यान रखिए, तभी देख सकते हो जब फोटॉन कण क्या हो उस पर पड़े और वो परावर्तित होता है। तो बिना फोटॉन कणों को, आप साइंस अगर पढ़ते हैं तो जानते होंगे, फोटॉन कण के कारण ही आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर फोटॉन कण ना हो, है ना, तो आप किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फोटॉन कणों को अवशोषित कर लेता तो इसको देख ही नहीं पाते हम, ब्लैक होल को। अब क्वेश्चन यहां से जो आता है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि आदि तारा क्या होता है, युवा तारे को आदि तारा कहते हैं। ठीक है, सॉरी, जब बच्चा होता है तब आदि तारा। युवा तारा होता है तो सफेद रंग दिखता है, नारंगी तो प्रौढ़ और लाल होता है तो वृद्ध। तो तारों का रंग उसके किसका द्योतक होता है, उष्मा का द्योतक, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, चंद्रशेखर क्या है, चंद्रशेखर सीमा वो है जब हम किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कितना हो, 1.44 गुना ज्यादा हो, तो वह या तो किसमें बदल जाएगा, काला वामन तारे में बदल जाएगा, या तो महाविस्फोट के बाद ब्लैक होल में बदल जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज कि क्या ब्लैक होल को देखा जा सकता है, तो नहीं देखा जा सकता। क्यों, क्योंकि फोटॉन कणों को अवशोषित कर लेता है। चौथी चीज कि कृष्ण वीवर सिद्धांत किसने दिया, तो एस चंद्रशेखर ने दिया। किसने दिया, एस चंद्रशेखर ने दिया। ठीक है, समझ में आया बात, क्लियर है यहां तक बात। तो ब्लैक होल को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है ब्लैक होल को देखने के लिए। ठीक है, चलिए तारों के जीवन तक चक्र तक ही आज हम क्लास सीमित रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारे सौर मंडल, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हमें विदा दीजिए, कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।